वेलकम टू स्पैक क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइनल्स के बारे में। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सहायता से अपन देखेंगे स्पाइनल और इन्वर्स स्पाइनल के बारे में कि जो कैटायन होगा वो अपना ऑक्टाहेड्रल वर्ड में प्रेजेंट होगा या फिर टेट्राहेड्रल वर्ड में प्रेजेंट होगा। वो अपन CFAC के बेसिस पे बता सकते हैं कि अपना इन्वर्स स्पाइनल है या फिर स्पाइनल क्रिस्टल है। तो देखिए, फर्स्ट है अपना जो स्पाइनल्स होते क्या हैं। इन स्पाइनल्स का जनरल फार्मूला होता है वो होता है AB2O4, ठीक है। या फिर इसको अपन लिख सकते हैं AOB2O3, ठीक है। एक इस प्रकार से भी हो सकता है कि A3O4, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं A2O3। अब जो A मेटल है, जो A कैटायन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेकंड और इसकी होती है थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो ये है इसकी सेकंड, इसकी थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये होता है अपना स्पाइनल्स का एग्जाम्पल, जो जनरल फार्मूला। जैसे एग्जाम्पल ले लो अपना MgAl2O3, ये इसका एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल अपन ले लेता हूँ, यह है Fe3O4, ठीक है। ये बात समझ में आई कि अपन जो स्पाइनल्स होते हैं उनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है AB2O4 या फिर A3O4। टू टाइप से अपने जनरल फार्मूला लिख सकते हैं स्पाइनल्स का। और जो इसका A कैटायन है वो अपना सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, जो B कैटायन है वो थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में। और लाइक इस वाले कंपाउंड में भी एक सेकंड अवस्था में रहेगा, एक अपना थर्ड अवस्था में रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं स्पाइनल्स का जो क्लासिक टाइप्स होते हैं, वो टू टाइप्स के स्पाइनल्स होते हैं। एक होता है अपना नॉर्मल स्पाइनल, एक होता है अपना इनवर्स स्पाइनल, ठीक है। अब जो नॉर्मल स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल का पता लगाएंगे अपन कि नॉर्मल स्पाइनल्स में क्या जो क्रिस्टल की कौन सी उसमें रहता है और क्या ऑक्टाहेड्रल वर्ड में कौन सा कैटायन जाता है, कौन सा है अपना टेट्राहेड्रल वर्ड में जाता है, उसके बारे में देखेंगे। तो हाँ, एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड होती हैं वो दुगनी होती हैं किसके, ऑक्टाहेड्रल वर्ड के, ठीक है। जो टेट्राहेड्रल वर्ड होती हैं, माना कि टेट्राहेड्रल वर्ड 8 है तो ये होंगे अपने ऑक्टाहेड्रल वर्ड 4n। जो टेट्राहेड्रल वर्ड होती है वो दो गुना होती है ऑक्टाहेड्रल से, ठीक है। 8n, ये 4n, ठीक है। अब देखिए जो नॉर्मल स्पाइनल होता है और एक होता है अपना इनवर्स स्पाइनल, ठीक है। जो नॉर्मल स्पाइनल होता है उसमें जो O-2 है एनायन वाला पार्ट, ये आता है अपना CCP मैनर या फिर FCC, ठीक है। और इस इनवर्स स्पाइनल में भी O-2 अपना आता है FCC और FCCP मैनर, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब जो नॉर्मल स्पाइनल होता है उसमें जो A+2 है वो अपना रहता है टेट्राहेड्रल वर्ड में प्रेजेंट रहता है। A+2 कैटायन, जिसकी जो कैटायन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेकंड है तो वो अपना टेट्राहेड्रल वर्ड में आएगा इन द केस ऑफ नॉर्मल स्पाइनल्स। और जो B3+ है वो अपना आता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड में। ये बात क्लियर है। जस्ट इसका इन्वर्स अपना इन्वर्स स्पाइनल होता है, जैसे कि जो A+2 आयन है उसका वो रहता है अपना ऑक्टाहेड्रल वर्ड में, ठीक है। और जो B3+ आयन है वो इसके एक जो पार्ट है वो तो अपना ऑक्टाहेड्रल वर्ड में रहता है और जो दूसरा वाला है वो अपना टेट्राहेड्रल वर्ड में रहता है।
ठीक है, यानी 50% तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में और 50% अपना टेट्राहेड्रल बॉन्ड में, ठीक है। इसके 2 आयन्स होते हैं B3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिसका कि 50% अपना ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में और 50% अपना टेट्राहेड्रल बॉन्ड में। तो इस टाइप से अपन देखेंगे। अब इनको देख सकते हैं अपन CFSE एनर्जी के बेसिस पे, कि CFSE एनर्जी के बेसिस पे अपन देखेंगे कौन से, जिसकी CFSE एनर्जी ज़्यादा होगी, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में ज़्यादा होगी, तो वो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में प्रेजेंट रहेगा। और यदि टेट्राहेड्रल बॉन्ड में CFSE वैल्यू का मान ज़्यादा है तो वो अपना टेट्राहेड्रल बॉन्ड में प्रेजेंट रहेगा। उसके बेसिस पर अपन बता सकते हैं कि इन्वर्स स्पाइनल या फिर स्पाइनल्स है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के बेसिस पे। एक चीज़ बता देता हूँ मैं, यदि अपना B+3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है B कैटायन की, वो यदि ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में उसकी CFS एनर्जी ग्रेटर है A+2 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड से, तो अपना जिसकी CFS एनर्जी ज़्यादा होगी वो उसी बॉन्ड में प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे B3 प्लस ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में अगर ग्रेटर है उसकी CFS वैल्यू कंपेरिजन किसके, A+2, ये A+2 है, ठीक है। तो ये अपना रहेगा नॉर्मल स्पाइनल। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका उल्टा होगा, जो यानी A+2 जिसकी ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में CFS एनर्जी ग्रेटर होगी कंपेरिजन किसके, B+3 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड के, तो ये रहेगा अपना इन्वर्स स्पाइनल। ओके, ये बात क्लियर है। अब देखते हैं अपन एग्जांपल की बेसिस पे कि कौन से केस में अपना इन्वर्स स्पाइनल है, कौन से केस में अपना स्पाइनल्स है, ठीक है। एक अपना एग्जांपल ले लें Mn3O4, ठीक है, ये वाला एग्जांपल है। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि MnO3। तो जो ये है ये अपना रहा सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये अपना रहा थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। ये है, ये सेकेंड स्टेट में, ये ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड में। तब देख लीजिए अपन कैलकुलेट करेंगे CFS एनर्जी। हाँ, CFS एनर्जी निकालते समय अपने को जो O4 माइनस है इसको अपन वीक लिगेंड्स की तरह बिहेव करेगा, तो वीक लिगेंड्स के बेसिस पे अपन CFS वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसका, अब Mn+2 की अपन ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में निकालते हैं CFS वैल्यू, ठीक है। तो देखिए जो Mn+2 है, Mn का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो होता है 3d5 4s2, ठीक है, ये होता है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यदि अपन Mn+2 है तो ये रहेगा अपना 3d5 4s0, ठीक है। अब 3d5 को अपन लिख सकते हैं T2g और Eg के रूप में। तो T2g में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इसमें। तो जो इसकी CFS एनर्जी है तो 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2, ये माइनस रहेगा, तो अपना -1.2 प्लस 1.2, तो यहाँ पे आई इसकी 0 CFS एनर्जी। यानी जो Mn+2 है उसकी ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में जो CFS एनर्जी आई है वो 0 आई है। और जो टेट्राहेड्रल में निकालेंगे अब अपन Mn+2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड, तो इसका रहेगा E2 T23
तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ठीक है, यानी इसकी Mn+2 की 0 आई ऑक्सीडेशन। तो इन द केस ऑफ Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में टेट्राहेड्रल बॉन्ड और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड के केस में, दोनों केस में अपने को जो CFSE एनर्जी वैल्यू नहीं मिली वो 0 मिली। अब देख लेते हैं अपन Mn जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो उसके लिए ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड की और टेट्राहेड्रल बॉन्ड की अपन CFSE एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो Mn+3 में अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो रहेगा 3d4, ठीक है। इसको लिख सकते हैं अपन T2g3 Eg1, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकाली CFSE वैल्यू -0.4 × 3 + 0.6 × 1, ठीक है, डेल्टा O। तो इसकी आएगी -1.2 + 0.6 डेल्टा O, तो कितनी -0.6 डेल्टा O, ठीक है। जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में जो +3 कैटायन है उसकी आई 0.6 डेल्टा O। अब देखिए इसकी, तो E2 और T2 3, क्योंकि यहाँ पे भी अपना D4 है, ठीक है। तो ये रहेगा -27 × 2 + 0.18 × 3, तो ये रहेगी -0.45 + 0.36। तो इसकी जो एनर्जी आएगी वो आएगी तो जो इसकी एनर्जी आएगी वो आएगी 0.18 माइनस। तो देखिए अब अपना जो Mn+3 वाला कैटायन है उसकी ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड के केस में जो CFSE एनर्जी आई वैल्यू वो आई 0.6 डेल्टा O, और जो Mn+3 टेट्राहेड्रल बॉन्ड में कैलकुलेट की तो उसकी आई 0.18। तो CFSE वैल्यू इसकी ज़्यादा है। तो अपन ने पढ़ा था अभी कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड के इंक्रीज करता है A+2 से, तो अपना वो होता है नॉर्मल स्पाइनल। तो ये अपना जो एग्जाम्पल होगा वो होगा नॉर्मल स्पाइनल। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब देखते हैं अपन आगे एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है अपना Fe3O4, ठीक है। ये है अपना सेकेंड एग्जाम्पल। अपने इसको लिख सकते हैं और Fe2O4। तो ये रहेगा अपना सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये अपना रहेगा थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब अपन इसकी कैलकुलेट करेंगे CFSE वैल्यू +3 कैटायन के लिए और +2 कैटायन के लिए इन द ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल बॉन्ड में। तो अब देखिए Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और वो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में हो, ठीक है। और एक केस है जिसमें कि Fe+3 टेट्राहेड्रल बॉन्ड में है, ठीक है। अपन दोनों की CFSE वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आयरन का वो होगा 3d6 4s2, ठीक है। और जो Fe+3 है इसका रहेगा D5, 3d5 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर 3 नेगेटिव हो गए तो उसमें आएगा D5, ठीक है। तो इसके लिए आएगा T2g और Eg में, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वीक लिगेंड है तो अपना पहले T2g में उसका एनर्जी गैप होगा वो कम होगा, और कम होगा तो आसानी से ऊपर के लेवल में इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं अपन। और यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता
तो अपन आसानी से ले, क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाता तो वहाँ पे ही पेयर कर जाता। ठीक है, तो वीक लिगेंड से अपना O4 माइनस, तो देखिए ये हो गया अपना 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2, तो ये रहेगा अपना जीरो CFAC वैल्यू, और इसका रहेगा D5, ठीक है, E2 T2 3, ठीक है, तो ये रहेगा अपना -0.27 इंटू 2 प्लस 0.18 इंटू 3, तो ये रहेगा अपना 0 CFAC वैल्यू इसकी भी, ठीक है, Fe+2 और Fe+2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड में और ये टॉक्टल बॉन्ड में, तो इसका रहेगा D6, ठीक है, यहाँ T2G 4 Eg2, ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली 0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2, ठीक है, तो 16 प्लस 1.2, तो ये आएगी अपनी 0.4 डेल्टा O, ठीक है, और इसकी क्या आएगी E3 T2 3, ठीक है, इसका है 0.27 इंटू 3 प्लस 0.18 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 0.27 डेल्टा O। जो इसकी जो एनर्जी रहेगी CFAC वैल्यू वो 0.27 है, इसकी 0.4 है, ठीक है, तो यहाँ पे Fe+2 है जिसकी ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में ज़्यादा है कंपैरिजन किसके टेट्राहेड्रल बॉन्ड में, तो अपना ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में फिल करेंगे। तो जब भी अपन ने पढ़ा था कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो कैटायन है वो यदि उसकी ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में CFAC वैल्यू ज़्यादा आ रही है कंपैरिजन किसके टेट्राहेड्रल बॉन्ड के, तो वह अपना इन्वर्स स्पाइनल होगा, तो ये अपना इन्वर्स स्पाइनल होगा। ठीक है, ये समझ में आ गई, इसको ध्यान रखना है बस, और किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। फिर CFAC वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, उससे आसानी से अपने को स्पाइनल और इन्वर्स स्पाइनल्स के बारे में पता लग जाएगा। एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, स्पाइनल इन्वर्स स्पाइनल बताने के लिए, जो अपन दोनों के लिए कैलकुलेट कर रहे थे CFAC वैल्यू की, मतलब A+2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कैटायन के लिए भी और एक B+3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के लिए भी, तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में भी और टेट्राहेड्रल बॉन्ड में। तो अपन सिंपल करके ऐसे कर सकते हैं कि जो V+3 है, A+2 और B+3, इसकी जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में ही अपन CFAC वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो अपने को जिसकी भी यानी B+3 की यदि A+2 से CFAC वैल्यू आती है, ठीक है, यानी B+3 की ग्रेटर आती है कंपेरिजन किसके A+2 के, तो अपनी जो रहेगा ये रहेगा नॉर्मल स्पाइनल। ठीक है, और यदि A+2 की B+3 से आती है ज़्यादा, तो ये रहेगा अपना इन्वर्स स्पाइनल। इट मीन्स अपने को एक ही की कैलकुलेट करनी है, एक के लिए ही A+2 और B+3 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड के लिए CFAC वैल्यू, यदि B+3 की ऑक्सीडेशन जो B+3 है उसकी CFAC वैल्यू A+2 से ज़्यादा है तो वो नॉर्मल स्पाइनल होगा, और यदि A+2 की B+3 से ज़्यादा है तो वो अपना रहेगा इन्वर्स स्पाइनल। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और जो मोस्टली जो आयरन के कंपाउंड है वो अपने इन्वर्स स्पाइनल के केस में आते हैं, क्योंकि जो D5 रहती है C5, जो D5 अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके लिए CFAC वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है, तो इसलिए वो अपना इन्वर्स स्पाइनल बनाते हैं जनरली, ठीक है। तो अपना ये CFT का एक एप्लीकेशन हो गया स्पाइनल और इन्वर्स स्पाइनल्स के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा जो एप्लीकेशन है
सेकेंड एप्लीकेशन है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, ऑफ ट्रांजिशन मेटल। अब एक चीज देखते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में देखते हैं। तो हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जो मेटल कैटायन है उसके साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वे यदि लिगेंड्स के रूप में मेटल के साथ बॉन्ड बनाए तो यानी कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, तो उसके बाद जो एनर्जी अपनी रिलीज होती है उसे अपन हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। यानी हाइड्रेट मॉलिक्यूल मेटल के साथ में ऐड किए जाएँ उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो गैसियस मेटल कैटायन को यदि हाइड्रेट करें अपन वाटर मॉलिक्यूल के साथ में तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हाइड्रेशन एनर्जी बोल सकते हैं। या फिर मैं बोलूँ, एक ये मेटल है जो कि +N ऑक्सीडेशन स्टेट में है गैसियस स्टेट में, यदि इसको NH2 यदि NH2O के साथ में हाइड्रेट करा जाए तो ये बनाता है अपना MH2O का होल N। ठीक है, प्लस कुछ एनर्जी अपने को रिलीज होती है। ठीक है, और जो एनर्जी होगी ये वही होगी हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ CFSE वैल्यू। जो इसकी एनर्जी आती है हाइड्रेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंटली, वो थियोरेटिकली वैल्यू प्लस CFSE वैल्यू के बेसिस पे करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू है CFSE वैल्यू की वो थ्योरेटिकली अपनी जो कैलकुलेट कर रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी प्लस CFSE वैल्यू, यानी जब एक्सपेरिमेंटली वैल्यू आती है वो थ्योरेटिकली और थ्योरेटिकली और जो CFSE वैल्यू है उसके एडिशन से आती है। तो अपने को CFSE वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिससे कितना यदि पता लगता है कि कितनी अपनी CFSE वैल्यू से थ्योरेटिकली वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली तो मिल ही जाएगी और CFSE वैल्यू अपने को मिल जाएगी तो अपने को थ्योरेटिकली वैल्यू मिल जाएगी। तो थ्योरेटिकली वैल्यू को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, जो CFSE वैल्यू है वो तो इस ग्राफ को देखिए, तो जो अपनी थ्योरेटिकली हाइड्रेशन एनर्जी है वो इंक्रीजमेंट ऑर्डर में है, यानी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे मेटल को आगे बढ़ते जाएं इन दी लेफ्ट टू राइट। तो अपनी स्कैंडियम टाइटेनियम यदि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जो CFSE वैल्यू Mn+2 के लिए आती है और एक स्कैंडियम के लिए आती है और एक अपनी Zn+2 की आती है। तो इसकी जो सॉरी स्कैंडियम नहीं, ये हो गया कैल्शियम+2। जो कैल्शियम+2 है इसके लिए D0 होता है, तो D0 होता है तो उसके लिए CFSE वैल्यू 0 रही, तो इसकी थ्योरेटिकली वैल्यू और जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है वो 0 बराबर रहेगी। और जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम है, इसकी जो 4 मेटल्स हैं ट्रांजिशन मेटल के, इनकी कुछ CFSE वैल्यू इंक्रीज होगी क्योंकि CFSE वैल्यू आती है
और जो Mn+2 है उसके लिए CFSE वैल्यू 0 होती है और Zn+2 के लिए, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। Mn+2, Ca+2 और Zn+2, इन 3 एटम के केस में CFSE वैल्यू अपनी 0 होती है। 0 वैल्यू हो गई तो थ्योरेटिकली वैल्यू और एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होगी जो हाइड्रेशन एनर्जी की, वो बराबर होगी। और जो और अदर जो कैटायंस हैं उनकी थ्योरेटिकली की एडिशन हो जाएगी क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है।